Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के कुछ एक स्पेशल केसेस करेंगे जो रिजल्ट्स आपको याद होना चाहिए और फिर परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन पे प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट टर्म भी हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन ही करा था और उसी से रिलेटेड शायद एक आध प्रॉब्लम और कुछ एक स्पेशल केसेस करे थे। आज वही स्पेशल केस कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं। केस इस तरीके से, यहां ये ब्लॉक है मास कैपिटल एम का और ये ब्लॉक है मास स्मॉल एम का। म्यू इज इक्वल टू 0, परफेक्टली स्मूथ सरफेस। ये रेस्ट में है और ये ब्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोलिजन है बेटा परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। अब कंडीशन ये दिया कि m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। याद रखना हम क्या कर रहे हैं भाई, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा ये हमको निकालना है। स्मॉल m का वेलोसिटी v1 ले ले और कैपिटल M का वेलोसिटी v2 ले ले। हमको v1 और v2 निकालना है। पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स u1 यानी v माइनस u2 यानी 0, वो रेस्ट में है। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v, इक्वेशन नंबर 1। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें तो स्मॉल m v1 प्लस कैपिटल M v2 इज इक्वल टू स्मॉल m v। अब हमको मान लो v2 निकालना, तो v2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से v1 निकाल लें और यहां पे पुट कर दें। तो स्मॉल m v1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, v2 माइनस v। क्या लिखेंगे भाई, v2 v1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, स्मॉल m ऐसे रख दिया। v1 इक्वल टू क्या होगा, v2 माइनस v प्लस कैपिटल M v2 इज इक्वल टू mv। यहां से स्मॉल m प्लस कैपिटल M v2 इज इक्वल टू 2 स्मॉल m v, यानी v2 इज इक्वल टू 2 mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M, ये कंडीशन दिया हुआ। स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। तो इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे लगाएं बेटा, या फिर यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ गया v2 इक्वल टू 2 mv अपॉन कैपिटल M, ये हो जाएगा वेलोसिटी। यानी दिस इज नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि स्मॉल m बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M, तो ये क्या हो जाएगा, नियरली 0 हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं
अब V1 हम फाइंड आउट करें, तो V1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से V2 का वैल्यू यहां पे पुट कर दें। इसी इक्वेशन में V2 का वैल्यू यहां से पुट कर दें, तो ये हो गया MV1 प्लस कैपिटल M, क्या भाई, कैपिटल M, और V2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, V1 प्लस V1 प्लस V इज इक्वल टू MV। और हमको V1 निकालना, तो यहां से क्या आ गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M V1 इज इक्वल टू स्मॉल m माइनस कैपिटल M V, यानी V1 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, V1 इज इक्वल टू स्मॉल m माइनस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू V। नाउ स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M, तो स्मॉल m को निग्लेक्ट कर दें, तो V1 इज इक्वल टू माइनस V। तो ये रिजल्ट हमको याद होना चाहिए, अदरवाइज इतना कुछ हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, और जो हेवी बॉडी है वो रेस्ट में है, और जो स्मॉल बॉडी है, लाइटर बॉडी है बेटा, जिसका मास बहुत कम है, वो मोशन में है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी माइनस भी हो जाएगा, और जो लार्जर मास है वो करीब करीब रेस्ट में रहेगा, उसका वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगा। सो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है भाई, उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट स्पेशल केस का कुछ इस तरीके से है कि जो लार्जर मास है बेटा, कैपिटल M मास, वो मूव कर रहा विद वेलोसिटी V, और स्मॉल m मास रेस्ट में है। Perfectly elastic head-on collision mu is equal to 0. Perfectly smooth surface, small capital M is very very large than small m. So velocity of separation after collision, capital M का velocity हम मान लें v1, और small m का velocity मान लें v2. So velocity of separation v1 minus v2 is equal to minus times u1 minus u2, यानी माइनस v आ गया। इक्वेशन नंबर 1। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें, तो कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v2 is equal to capital M V। इक्वेशन नंबर 2। V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से V2 का वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो कैपिटल M V1 प्लस स्मॉल m V2 क्या होगा बेटा, V1 प्लस V is equal to capital M V। So capital M plus small m V1 is equal to capital M
माइनस स्मॉल m v, यानी v1 इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v। अब कंडीशन हम लगाते हैं, कंडीशन यह है कैपिटल M इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल m, तो उस केस में स्मॉल m को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो v1 इज इक्वल टू v, यानी लार्जर मास का वेलोसिटी करीब करीब वही रहेगा। दिस इज नियरली इक्वल टू, सो कैपिटल M मास का वेलोसिटी वही रहेगा। अब स्मॉल m का वेलोसिटी यानी v2 निकालने के लिए यहां पे v1 का वैल्यू पुट कर दें, तो कैपिटल M, अब v1 क्या होगा यहाँ पे, तो v1 होगा v2 माइनस v, यहां से देखें तो v1 क्या होगा v2 माइनस v, v2 माइनस v, देन प्लस mv2 स्मॉल m v2 is equal to कैपिटल MV, कैपिटल MV। v2 हमको निकालना, तो ये आ गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v2 इज इक्वल टू 2 कैपिटल M v, यानी v2 is equal to 2 capital M V upon small m plus capital M। कंडीशन लगा दे कैपिटल M is very very large than small m, तो उस केस में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, mm कट जाएगा, V2 is equal to 2V। ये आंसर आ गया। यानी अगर हेवियर ब्लॉक मूव कर रहा है और लाइटर ब्लॉक रेस्ट में है, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, तो हेवियर ब्लॉक का वेलोसिटी करीब करीब वही रहेगा और लाइटर ब्लॉक का वेलोसिटी हेवियर ब्लॉक के वेलोसिटी का डबल हो जाएगा। ये चीज आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा बेटा, जैसे कोई स्कूटर खड़ी है और ट्रक से हेड ऑन कोलिजन हो जाए तो ट्रक का वेलोसिटी करीब करीब वही रहता है और स्कूटर दूर चली जाती है, यानी उसका स्पीड बढ़ जाता है। भाई वो उसका स्पीड बढ़ जाता तभी तो वो दूर चली जाती है ना। सो ये हो गया पिछला जो केस था उसका एग्जांपल डे टू डे लाइफ में। अगर बॉल को हम किसी दीवार पे मारे, वर्टिकल वॉल पे मारे, तो जिस वेलोसिटी से जाता है उसी वेलोसिटी से लौटता है, क्योंकि बॉल क्या लाइटर मास और वॉल क्या है हेवियर मास। सो ये दो रिजल्ट्स स्पेशल केसेस के आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, यानी नेक्स्ट स्पेशल केस। ये जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इसीलिए हम करा रहे हैं। ये रिजल्ट्स याद होंगे तो आपका टाइम बचेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अदरवाइज उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कंपटीशन में। और कंपटीशन में आप समझते हैं समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, तो टाइम आपको सेव करना है। थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, परफेक्टली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दो ब्लॉक है, मास m1 मास m2। m2 वाला ब्लॉक रेस्ट में बेटा और ये मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 इज K। m1 का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ K। इफ collision is
परफेक्टली इलास्टिक, क्या भाई, परफेक्टली इलास्टिक and head on find first kinetic energy of M1, second kinetic energy of M2, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन आपने लिख लिया, तो यहीं पे हम फिगर बना देते हैं। और फिगर ये है आफ्टर कोलिजन का, वो तो फिगर दिया बिफोर कोलिजन। ये क्या भाई, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन M1 का वेलोसिटी हम v1 मान ले, M2 का वेलोसिटी v2 मान ले, और इसका वेलोसिटी u मान ले। बेटा वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ, वेलोसिटी u मान ले, इसका वेलोसिटी v2। अब हमको v1 और v2 फाइंड आउट करना है। देखो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के यूज कर सकते हैं बेटा, लेकिन जो दो इक्वेशन यूज करना उसका प्रैक्टिस कराने के लिए हम वहीं से करा रहे हैं। सो पहला हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी u1 माइनस u2 माइनस u, इक्वेशन नंबर 1। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें, तो mv1 प्लस m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u, यही आ गया ना भाई। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन केवल इसी के पास है, उसका तो लीनियर मोमेंटम 0 है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमको v1 v2 फाइंड आउट करना होगा। सो v1 निकालने के लिए या पहले हम v2, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको v1 v2 मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, v1 निकालते हैं बेटा। तो v1 निकालने के लिए m1 v1 प्लस v2 को क्या लिख सकते हैं, v1 माइ प्लस u हो जाएगा ना, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो v1 प्लस u, m2 ऐसे ही रहेगा, v1 प्लस u इज इक्वल टू m1 u। अब v1 वाला टर्म इसके साथ ले ले, तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू v1 इज इक्वल टू m2u, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u, ये हो गया। सो v1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u। इक्वेशन नंबर 3 हम कर लेते हैं इसको। अब हमको चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, जिसको K1 नाम दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 आफ्टर कोलिजन K1 मान ले। तो K1 इज इक्वल टू हाफ M1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 को हम ये लिख सकते, तो ये हो गया m1 माइनस m2 अपॉन
m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, और हाफ m1 यू स्क्वायर को क्या लिख सकते, k लिख सकते, इसका काइनेटिक एनर्जी जो k दिया हुआ, तो ये हो गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k। ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन m1 का हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन हमको निकालना तो k1 अपॉन k, टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा बेटा, तो उसको हम निकाल सकते हैं k1 अपॉन k इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी होगा m1 का। इसी को हम कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय m1 आफ्टर कोलिजन, कितना वो अपने पास रख पाया, तो वो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, k1 अपॉन k, दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट करते हैं, हम निकालते k2, यानी दूसरे ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी क्या गया, तो उसको निकालने के लिए हमको V2 निकालना होगा। अच्छा, अब V2 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा भाई, V1 का वैल्यू 2 में पुट करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 से V1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो M1 V1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से V2 माइनस U, V2 माइनस U प्लस M2 V2, M2 V2 is equal to M1 U, M1 U। हमको V2 निकालना, तो M2 V2 यहाँ, M1 V2 यहाँ, इन दोनों को अलग कर लिया, तो ये हो गया M1 प्लस M2 इंटू V2 इज इक्वल टू ये M1U और ये M1U, तो ये क्या हो गया बेटा, 2M1U, यानी V2 इज इक्वल टू 2M1U अपॉन M1 प्लस M2। अब हमको निकालना K2, सेकेंड ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ M2 V2 स्क्वायर, क्या भाई, हाफ M2 V2 स्क्वायर, और V2 का वैल्यू ये हमने निकाला, तो यहाँ पे पुट कर दे, हाफ M2 V2 स्क्वायर हो जाएगा 4M1 U स्क्वायर, M1 स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये 2 काटेंगे नहीं, इसको क्या करते हैं हम, इसको लिखेंगे पहले लिख दें, इसको देखो ऐसे लिख ले रहे हैं, 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, फिर जो बचा वो लिख देते हैं हाफ M1 U स्क्वायर। देखो बात वही होगी ना, ये हाफ यहाँ आ गया, एक M1 स्क्वायर था तो एक M1 वहां दे दिया। अब ये क्या चीज है भाई, K है, ये जो वैल्यू क्या है, K है, तो K2 को हम क्या लिख सकते हैं, K2 इज इक्वल टू 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर K। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ब्लॉक। या फिर ये पूछा जाएगा कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू M2, तो वो क्या होगा, K2 अपॉन K।
फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू m2, वो क्या होगा भाई k2 अपॉन k। तो k2 अपॉन k क्या होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया भाई परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के स्पेशल केसेस। ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कुछ एक प्रॉब्लम ऑब्लिक कोलिजन से रिलेटेड लेते हैं बेटा, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, अगर दोनों ब्लॉक मूवेबल है तो वो प्रॉब्लम लेंदी होगा बेटा, उसको हम डिस्कस कर देते हैं लेकिन उस पर प्रॉब्लम्स आते नहीं है क्योंकि वो बहुत ही लेंदी होगा। कैसे सॉल्व होगा वो हम बता देते हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम नहीं लेने जा रहे क्योंकि वो फिर पूरा का पूरा एक क्लास एक ही प्रॉब्लम ले लेगा। देखो सपोज करो कि ये एक्स वाई प्लेन है और यहां पे मान लो एक पार्टिकल मास m1 का वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा, एंगल ये ले ले θ1। दूसरा पार्टिकल है मास m2 का, वेलोसिटी u2 ले ले, एंगल θ2। और सपोज कर लो इनका हेड ऑन कोलिजन होता है ओरिजिन पे, और कोलिजन के बाद सपोज कर लो ये m1 इधर चला गया विद वेलोसिटी v1 और m2 इधर चला गया विद वेलोसिटी v2। सो ये θ2, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। ये एंगल हम सपोज कर ले φ1 है और ये एंगल φ2। अब हम कर क्या सकते हैं, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। एक तो इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर ये एक्स वाई प्लेन में कोलिजन हो रहा है, अदरवाइज एक्स अगर स्पेस में होता तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते थे। तो एक्स एक्सिस के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो sum of all linear momentum final is equal to sum of all linear momentum initial। ये दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं, यानी इनके कंपोनेंट लेने होंगे, फाइनल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तीसरा हम इक्वेशन बना सकते हैं सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग, फाइनल is equal to sum of all linear momentum initial along y axis। तो ये तीन इक्वेशन बना सकते हैं और इसी से प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना होगा। इसके अलावा एक इक्वेशन और बन सकता था बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया है, तो वो जब हम पढ़ाएंगे वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो जहां पे तीन तीन चार चार इक्वेशन, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो, ऐसे प्रॉब्लम बहुत लेंदी होते हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको नहीं करा रहे हैं। हाँ, कैसे करेंगे वो हमने डिस्कस कर दिया। तो जनरली जो परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन के प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें एक बॉडी मूवेबल होगा और जो दूसरा बॉडी होगा वो मूव नहीं करेगा, यानी वो रेस्ट में रहेगा। यानी वो कोई हेवी चीज हो सकता है, वो ग्राउंड हो सकता है, वो वर्टिकल वॉल हो सकता है, या वो कोई बहुत हेवी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि मूव नहीं करेगा, इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये
इस तरीके से ये एक वर्टिकल वॉल है बेटा, दिस इज अ वर्टिकल वॉल, इसका हाइट काफी है, यहां पे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। यहां से हमने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड at an angle of 37 डिग्री, 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। तो क्या होगा, ये जब इस पे उड़ेगा तो ये वॉल से कोलिजन होगा, वॉल से क्या होगा, कोलिजन होगा। इफ यहां पे ये डिस्टेंस हम दे रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज 200 मीटर, ये डिस्टेंस हम 200 मीटर दे रहे हैं। क्या ये डिस्टेंस 200 मीटर। इफ कोलिजन of ball with vertical wall is perfectly elastic। क्या भाई, perfectly elastic find the x coordinate where ball hits the ground। वीडियो रोक के बेटा एक बार अपने सॉल्व करने की कोशिश करना, आईआईटी के टफ क्वेश्चंस में ये आएगा, लेकिन इसका एक ट्रिक है, हम उस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे आप सोच रहे होंगे बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम है ये, इसलिए हमने कहा आईआईटी का टफ प्रॉब्लम है। एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, जिसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम पहले बता देते हैं, और इसलिए हमने कहा कि ये क्यों बहुत लेंदी प्रॉब्लम है। भाई आप ये करेंगे कि ये वॉल पे कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, और उस समय जब स्ट्राइक कर रहा है तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लगाएंगे, और उसके बाद कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा रिफ्लेक्शन के बाद, फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। बहुत लेंदी प्रॉब्लम है ये बेटा। अब इसको हम करते हैं, पहले तो हम इसका रेंज निकालेंगे, हम देखेंगे कोलिजन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई जरूरी थोड़ी है यहाँ कोलिजन हो रहा हो, ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे कि आपको लैंग्वेज पूरा क्लियर नहीं था, लेकिन ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रेंज हम निकालते हैं, और रेंज 200 से ज्यादा होगा तभी कोलिजन होगा, अगर रेंज 200 से कम होगा तब कोलिजन नहीं होगा। तो रेंज निकालते हैं, रेंज क्या होगा भाई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो 50 स्क्वायर अपॉन जी तो 10 हो गया, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, यानी साइन 37 इंटू कॉस 37। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 50 इंटू 50 बाई ये
दो ऐसे ही रहने देते हैं 10, एक तो 0 यही कट गया बेटा। अब इनटू साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, ये हो गया। तो ये 5 और ये 5 कट गया, और ये यहां से कट गया, यहां 10 आ गया। अब सॉल्व करें तो 3 दूना 6 चौक 24, 240 मीटर, 240 मीटर रेंज आ रहा, यानी वॉल से कोलिजन तो होने वाला। अब वो कैसे होगा बेटा? तो ये ऐसे कोलिजन होगा, कुछ इस तरीके का। अगर ये वॉल नहीं होता, हमने ऐसे क्यों किया बेटा? मैक्सिमम हाइट के बाद कहीं वॉल से कोलिजन होगा, ऐसे क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमम हाइट 120 मीटर पे होगा। मैक्सिमम हाइट रेंज के आधा पे होता है, तो 120 मीटर पे होगा, और ये 200 मीटर यानी उसके बाद है। तो यानी अब वहां से नीचे आना शुरू कर दिया पार्टिकल, इस समय कोलिजन होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके डिटेल को समझाते, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। अगर वॉल से कोलिजन नहीं होता, हम उस कोलिजन को दिखा रहे हैं आपको यहां पे। ये कोलिजन के पहले का वेलोसिटी वेक्टर ये है बेटा, इसी तरीके से है ना, वेलोसिटी वेक्टर ये। और अगर वॉल से कोलिजन नहीं होता तो ये जो पार्टिकल जा रहा था ये कुछ इस तरीके से था, अगर वॉल से कोलिजन नहीं होता तो यहां जाके हिट करता। वॉल से कोलिजन नहीं होता तो यहां पे जाके हिट करता, यानी 40 मीटर पे। क्योंकि 240 हमारा रेंज आया, हमारा रेंज क्या आया भाई? 240 मीटर। तो यानी यहां से 40 मीटर पे हिट करता। अच्छा, अब देखो होगा क्या, यहां परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होगा। तो जब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ाएंगे बेटा, तो वहां पे हम दिखाएंगे जिस एंगल से स्ट्राइक कर रहा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ये चीज हम प्रूव करके दिखाएंगे। और जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट होगा। यानी ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये स्पीड v है तो ये स्पीड भी v ही होगा। ये स्पीड v है तो ये भी स्पीड क्या होगा भाई? v होगा। तो अब यहां से यहां 40 मीटर जा रहा, तो उसके बाद अगर रिफ्लेक्ट बैक करेगा बेटा तो ये भी वही डिस्टेंस होगा। यानी इसका ये मिरर इमेज बनेगा। ये पाथ, ये मिरर ले लो, ये जो पाथ था उसी का मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज क्यों बनेगा? क्योंकि आप इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करो और रिफ्लेक्शन वाले वेलोसिटी को, ये रिफ्लेक्शन वाला वेलोसिटी है, इसको रिजॉल्व करो। तो हो क्या रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट वही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो जो रेंज इधर होगा स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, वही इधर करेगा। ये इसका ट्रिक है सॉल्व करने का। यानी ये भी क्या होगा भाई? 40 मीटर। ये भी होगा 40 मीटर। हाँ, सॉल्व करने जाओगे तो बड़ा लेंदी है बेटा। आप अपने से अगर देखना चाहते हो तो आप सॉल्व करके देखना। यानी यहां से 40 मीटर ये है, ये कितना है? 40 मीटर। तो यहां से ये 40 मीटर पे स्ट्राइक करेगा। कहां पे भाई? 40 मीटर पे। और 40 मीटर पे स्ट्राइक करेगा। तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट पूछा था, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 160 मीटर। ये इस प्रॉब्लम का आंसर है, 160 मीटर। सो इसको आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, जो लेंदी मेथड, बेटा सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, और वो लेंदी मेथड भी आपको आना चाहिए। एक टफ क्वेश्चन है, लेंदी मेथड से आप सॉल्व करके देखना।
ये आ रहा है कि नहीं, ये आंसर आपका आ रहा, यानी आप प्रोजेक्टाइल मोशन के अच्छे स्टूडेंट का अच्छी तरीके से समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये वर्टिकल डायरेक्शन बेटा और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन। यहां से एक ब्लॉक को, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। कहां से भाई? 90 मीटर हाइट से। 90 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। बीच में एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है बेटा, बीच में कहीं पे भी आप रख सकते हो, जैसे हमने यहां पे रख दिया। एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। एक इंक्लाइंड प्लेन बीच में रखा हुआ। इस प्लेन का हाइट हम h मान लें। तो जब हम यहां से ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल इसको स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करेगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ये ओरिजिन है। कहीं ना कहीं क्या करेगा भाई? ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये छोटा सा इंक्लाइंड प्लेन है। यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। यानी इसको हम दिखा दें तो ये ऐसे गिरा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे कहीं स्ट्राइक किया। सो इफ collision of ball with inclined plane is perfectly elastic। क्या भाई? perfectly elastic। find value of h। वो फिगर में हमने दिखाया बेटा h क्या है। find h so that ball takes maximum time to reach on the ground। Also find distance from origin where ball hits the ground। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। करा कि इस इंक्लाइन प्लेन को हम किस हाइट पे रखें कि इसको बॉल को मैक्सिमम टाइम लगे ग्राउंड पे पहुंचने में। पहला क्वेश्चन ये है। और फिर इस केस में ये बॉल ग्राउंड पे कहां पे हिट करेगा, ओरिजिन से उसका क्या डिस्टेंस होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हमने लिखा दिया बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए? अगेन ये ऑब्लिक कोलिजन होगा और
जैसा हमने पहले कहा, जो इंक्लाइन प्लेन रखा वो मूव नहीं करेगा, और वो मूव नहीं करेगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। जब ये बॉल यहां से चलेगा ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। अब ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन है, तो यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें। क्या करें बेटा, नॉर्मल ड्रॉ कर दें। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो होगा क्या कि ये एंगल 90 डिग्री है इधर, ये एंगल 45 डिग्री होगा। आप अपने से देख लेना, एनालाइज करना बेटा, ये 45 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, 45 डिग्री होगा। और जिस वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जिस वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो हम मान लें कि यहां से h हाइट पे हमने रखा, तो ये गिरा कितना हाइट भाई स्ट्राइक करने के पहले, 90 माइनस h। कितना गिरा, 90 माइनस h, और 90 माइनस h गिरा, तो स्ट्राइक करने के पहले वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2g 90 माइनस h। भाई फार्मूला हम क्या लगा रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो u 0 है और ये h हमने ले लिया वही निकालना, तो ये 90 माइनस h चला ना बिना स्ट्राइक करने के पहले। तो जस्ट स्ट्राइक करने के पहले इसका स्पीड क्या होगा, अंडर रूट 2gh। h ये वाला डिस्टेंस हम लेंगे बेटा, कितना होगा, 90 माइनस h। ये वेलोसिटी होगा। तो इसी वेलोसिटी से अगर ये स्ट्राइक कर रहा है तो इसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट भी होगा। अच्छा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यानी ये बॉल हॉरिजॉन्टली जाएगा। क्या होगा, बॉल हॉरिजॉन्टली जाएगा, यानी इस मोमेंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा बेटा, 0। इस मोमेंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, इस मोमेंट पे स्ट्राइक करने के बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो यहां से यहां गिरने का टाइम हम t1 सपोज कर लें, और यहां से यहां गिरने का टाइम t2 सपोज कर लें। टोटल टाइम हमको निकालना, t1 प्लस t2 क्या हो भाई, मैक्सिमम हो। t1 प्लस t2 क्या हो, मैक्सिमम हो। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम t1 निकालें। t1 निकालने के लिए क्या होगा भाई, देखो t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। ये फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ भाई, काइनेमेटिक्स में आप देखेंगे किसी बॉडी को ड्रॉप करें तो टाइम कितना लगेगा h हाइट फॉल करने में, t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g। तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2h क्या होगा बेटा, 90 माइनस h बाई g। ये होगा हमारा t1, ये गिरने में। अब t2 के लिए भी यही फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0। तो t2 आप अपने तरीके से सॉल्व करिए बेटा, वही आंसर आएगा। हम केवल शॉर्टकट बता रहे हैं। t2 यहां से यहां का टाइम निकालने के लिए बेसिकली y डायरेक्शन में u 0 है, तो इसलिए हम यही फार्मूला लगा सकते हैं। तो अंडर रूट 2h बाई g। तो टोटल टाइम हम कैपिटल T मान लें, तो कैपिटल T क्या हो गया बेटा, t1 प्लस t2, यानी अंडर रूट 290 माइनस h बाई g प्लस अंडर रूट 2h बाई g।
अब ये जो टाइम है ये किस पे डिपेंड करा, हाइट पे डिपेंड करा, इस एज पे डिपेंड करा, इंक्लाइन प्लेन कितने हाइट पे लगा, बाकी तो सारा कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। अगर सॉल्व करना चाहे इसको 10 पुट कर दे तो 1/5, 90 माइनस h/5, h/5 हो गया। खैर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो एज पे डिपेंड कर रहा, तो ये मैक्सिमम टाइम कब होगा, जब डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल T अपॉन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमम हमने आप लोगों को पढ़ाया ना भाई, तो वही लगाया। ये टाइम मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है h के ऊपर, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो, 0 हो। अब इसको हम यहां से हटा रहे बेटा, तो इसको हम करें इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा, √2/g, ये तो कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा पावर इसका हाफ में बगल में आ गया, इनटू एक पावर इसका घट जाएगा बेटा 90 माइनस h का पावर हाफ है, -1 कर दे तो -हाफ हो गया, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 90 माइनस h का, तो वो हो गया -1, g का 0 h का -1। अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखिएगा बेटा, यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, उसको डिटेल में पढ़िएगा, अदरवाइज इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा। प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करें तो √2/g कांस्टेंट है, h टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ, h टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व करते अलग कहीं, यहां कहीं हम करते हैं, देखो ये और ये हट जाएगा, ये हाफ भी हट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन √90 माइनस h, प्लस उधर जो बचा 1 अपॉन √h इज इक्वल टू 0, यानी 1/√90 माइनस h इज इक्वल टू 1/√h। इसको आप सॉल्व कर लेना, दिख रहा h इक्वल टू 45 मीटर, यानी 45 मीटर हाइट पे रखना होगा, यानी मिड पॉइंट पे, वो 90 मीटर से ड्रॉप कर रहा है उसी के बीच में 45 मीटर हाइट पे रखना होगा। अब जब 45 मीटर हाइट पे रखना होगा, ये हमको पता चल गया, तो अब T1 और T2 निकाल सकते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा, तो मैक्सिमम टाइम यहीं से निकलेगा बेटा, h को हम क्या पुट कर दे 45, सो T मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये 45 पुट किया तो ये कितना हो गया 45, h को 45 पुट किया, 45 90 माइनस 45, 45 इंटू 2, 90/10, 9 3 प्लस 3 6 सेकेंड। मैक्सिमम टाइम 6 सेकेंड लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में, जब हम h इक्वल टू 45 मीटर पे इसको लगाएंगे इंक्लाइन प्लेन। अब पूछ रहा था ग्राउंड पे कहां स्ट्राइक करेगा, तो ग्राउंड पे कहां स्ट्राइक करेगा उसके लिए हमको v निकालना होगा, और v इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, v इक्वल टू √2g 90 माइनस h। जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा उसी से रिफ्लेक्ट होगा। 45 इंटू 2 90 इंटू 10 900, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमको डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन का निकालना, एक्स कोऑर्डिनेट, कहां पे हिट करेगा, ये ऐसे कहीं पे हिट करेगा, ये हमको निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं,
फॉर्मूला हम लगा रहे हैं s is equal to ut plus half at square in x direction. So x is equal to ux t plus half ax t square. तो ux कितना भाई, यही हो जाएगा 30, x डायरेक्शन वेलोसिटी 30 और टाइम t2, और t2 आप देखिएगा 3 सेकेंड आया, t1 t2 बेसिकली दोनों इक्वल है, तो 3 सेकेंड प्लस हाफ x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0, डायरेक्ट एक्सेलरेशन तो y डायरेक्शन में 3 स्क्वायर. सो 90 मीटर डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा बेटा, यहां से 90 मीटर डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा. ये इसका सॉल्यूशन हो गया. चलो अब नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम करते, क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ऑब्लिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन बेटा. ये इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है. यहां से हमने क्या किया 5 मीटर, ये तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, यहां ले लेते बेटा. यहां से एक बॉल ड्रॉप करते हैं, u इक्वल टू 0. इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं किस हाइट से बेटा, ये दिया हुआ, यहां से इसका हाइट दिया हुआ 5 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. ये हाइट 5 मीटर दिया हुआ, 5 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहा है. तो ये ठीक इसके नीचे पॉइंट O पे स्ट्राइक करेगा. ये हो गया पॉइंट O जहां पे ये स्ट्राइक करेगा. और स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा और ऐसे मूव करेगा. मान लो यहां पे स्ट्राइक किया O डैश. फाइंड O डैश if collision at O is perfectly elastic. तो जो पिछला क्वेश्चन किया था है तो उसी टाइप का, लेकिन उसमें क्या था, जो इंक्लाइन प्लेन था वो छोटा सा था बेटा. तो बॉल जंप करने के बाद कहा हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन बड़ा सा है, तो यहां से जंप करने के बाद वो इंक्लाइन प्लेन पे ही कहीं हिट करेगा. और ओ डैश हमको फाइंड आउट करना है. अगेन ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आएगा बेटा, और एक टफ क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी होगा. हाँ, जो फार्मूले हमने पढ़ाए हुए हैं वो याद होगा तो बड़े आसानी से हो जाएगा. तो फार्मूला हमने पढ़ा था, रेंज का फार्मूला आप देखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, रेंज का फार्मूला ऑन इंक्लाइन प्लेन. दो फार्मूले हमने पूरा डेरिवेशन कराया हुआ, एक अप द इंक्लाइन प्लेन, दूसरा डाउन द इंक्लाइन प्लेन. तो ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन का केस है. कैसे इसको सॉल्व किया जाए देखते हैं. पहले फिगर को एनालाइज करते हैं. तो दूसरा कलर हम यूज कर रहे हैं बेटा. देखो ये 5 मीटर से गिर रहा है, तो यहाँ पे किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दे ऐसे, और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. तो जैसा हमने अभी बताया बेटा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपको हम सिखाएंगे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में स्पीड ऑफ कोलिजन और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है. तो ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं. ये 45 डिग्री है
ये भी 45 डिग्री होगा। अच्छा ये 45 डिग्री होगा बेटा। अब यहां से ऐसे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दे, उसी को एक्सटेंड कर दे और यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दे, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये क्या होगा 45, और ये 90 डिग्री पे, यानी ये भी 45 होगा। इसका मतलब ये भी 45, ये भी 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हो रहा है अभी 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। लेकिन ये वर्टिकल है यानी ये हॉरिजॉन्टल होगा। ये वर्टिकल है यानी ये क्या हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल हो गया। ये भी एंगल 45 डिग्री है। ठीक है। अब ये किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, √2gh। किस स्पीड से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा बेटा, ये जिस वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा v = √2gh, 2gh, so is equal to √2 into 10 into h5 is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड पे रिफ्लेक्ट भी होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बेटा। इंक्लाइन प्लेन पे जो हमने फार्मूला लिखा था रेंज का वो हम दिखा देते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। देखो एक इस तरीके से हम इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हम ले रहे हैं बीटा, और हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया उस एंगल को हम ले रहे हैं अल्फा। जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया बेटा उसको हम क्या ले रहे हैं अल्फा। वेलोसिटी u, तो ये रेंज जो इसका होगा, ये मान लो ऐसे जाके यहां पे स्ट्राइक किया, ये रेंज, इस रेंज का डाउन द इंक्लाइन रेंज का जो हमने फार्मूला पढ़ा था R = 2u² cos अल्फा sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला है बेटा हमारा। इसी से हम रेंज निकाल लेंगे, अदरवाइज जो डेरिवेशन हमने करा पूरा डेरिवेशन करके तभी निकाल पाओगे, या फिर वही मेथड लगाओगे। क्या करोगे भाई, यहाँ g लिखोगे, फिर g को रिजॉल्व करोगे, u को रिजॉल्व करोगे, ये x डायरेक्शन ये y डायरेक्शन, तो लेंदी मेथड है। हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। तो r = यहाँ पे लिख रहे हैं, कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, r = 2, u कितना है 10, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u² इंटू cos अल्फा। अल्फा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी अल्फा क्या हो गया 0, cos 0 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा 0 क्योंकि u हॉरिजॉन्टल और बीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल 45, तो 0 + 45, 0 + 45, ध्यान से देखते रहो बेटा समझ में आ जाएगा, अपॉन g यानी 10 cos स्क्वायर बीटा यानी 45, इंक्लाइन प्लेन जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हो गया। तो एक 10 तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब ये हो गया 20 इंटू cos 0 हो गया 1 इंटू साइन 45 हो गया 1/√2 अपॉन cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना बेटा। तो एक 1/√2 यहां से कट गया, तो बचा क्या 20, ये √2 ऊपर चला गया, 20√2 मीटर।
तो जहां पे हिट करेगा इंक्लाइन प्लेन को, वहां से 20√2 मीटर पे इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करेगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते बेटा, ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट टर्न हम स्टार्ट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और वो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही टॉपिक है बेटा। सो डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। Sayonara, God is speed, and bon voyage.